भारत में जनगणना की कई सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसे में भारत में जनसंख्या को लेकर नित नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इन्हीं तथ्यों में से एक तथ्य निकलकर सामने आया है कि भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। ये तथ्य आया है इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के हवाले। यानी यह एक रिपोर्ट है जो यह बताती है कि भारत तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव से गुजर रहा है। पिछले 2 दशकों में जन्म दर में भारत में तेजी से गिरावट हुई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की प्रमुख बिंदुओं को। यह रिपोर्ट किस ओर इशारा करती है, साथ में जानेंगे कि टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर की गिरावट के क्या कारण है, क्या क्या अंतर विभिन्न राज्यों में देखने को मिले हैं, और जानेंगे अंत में कि जो जीवन प्रत्याशा है उसके बढ़ने से क्या चुनौतियां भविष्य में निकलकर सामने आएंगी और भारत अभी किन चुनौतियों से गुजर रहा है। सबसे पहले बात करें कि रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है, रिपोर्ट कहां से आई है, तो यह इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की रिपोर्ट है। किसकी? इंडियन एसोसिएशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर एक तथ्य, चूंकि रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट कहां से आई है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, यह क्या है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है IASP पॉपुलेशन। ठीक है, एसपी। ठीक है, IASP के ही मद्देनजर इन फोकस में हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले कि क्या रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट यानी इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन IASP की हालिया रिपोर्ट ने बताया कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखने को मिली है। 2 दशकों में भारत में जन्म दर तेजी से गिरी है। ठीक है, और इन 2 दशकों में भी भारत ने क्या कहा है रिपोर्ट में कि जो 2000 में वर्ष 2000 में जहां भारत की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 3.5 थी, वही 2025 यानी आज की बात करें तो 1.9 पर आ गई है। 2025 में यानी आज 1.9 पर आ गई है, जो भारत में जो रिप्लेसमेंट रेट है, हालांकि उसे तो दुनिया भर के लिए भी मानते हैं, लेकिन जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे भी नीचे गिर गई है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? 2.1। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी जो रेट है वह है 2.1। अब आप पूछेंगे कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या है? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी या रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी का मतलब है कि वह कुल प्रजनन दर जो किसी जनसंख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी 2.1 प्रजनन दर वह प्रजनन दर है जिसे हम रिप्लेसमेंट लेवल मानते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जनसंख्या दर है उसमें उसकी ना तो उसमें बहुत अधिक वृद्धि करती है ना ही उसमें कमी करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर यह प्रत्यास्थापित होती रहती है। इसे ही कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, जैसे जो वर्तमान में 2.1 है, और इससे भी भारत की जो फर्टिलिटी लेवल है वह गिर गई है, 1.9 पर आ गई है। ठीक है, रिपोर्ट की यदि हम प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो रिपोर्ट यानी ISPA के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल चंद्रन, उन्होंने ही इन तथ्यों की ओर इशारा किया है कि 2000 की हम फर्टिलिटी रेट से आज लगातार गिरते हुए 1.9 पर आ गए हैं। रिपोर्ट की प्रमुख बिंदुओं की यदि हम और भी बातें करें तो आपको कुछ तथ्य नोट करने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक देखा भारत की कुल प्रजनन दर तेजी से गिरी, तो आपको क्या करना है? TFR टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो गया? तेजी से गिर गई। ठीक है, ये संकेत आपको नोट करना है। दूसरा 2000 वाला संकेत, 2000 में जो फर्टिलिटी रेट हमने देखा 3.5 थी, वो अब कितनी आ गई है? वर्तमान में 1.9 पर आ गई है गिरकर। ये कुछ तथ्य हैं, TFR की हम बात कर रहे हैं। फिर 2000 एक और तथ्य बताती है रिपोर्ट कि 2080 तक भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो आबादी है, वह 1.8 से लेकर 1.9 अरब तक स्थिर हो जाएगी। अरब तक क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। यानी भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या हो जाएगी? स्थिरता आ जाएगी। और बताया जा रहा है कि 2080 तक ये भारत की पॉपुलेशन का क्या होगा? चरम होगा। यानी ये जनसंख्या
2080 में भारत की जनसंख्या अपने चरम पर होगी। ये सबसे मैक्सिमम जनसंख्या भारत की मानी जा रही है। इसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिलेगी और ईयर ये भी बताया जा रहा है कि 2080 में जो वृद्धों की संख्या है, जो वृद्धों की संख्या है वह क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये अभी भी रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि वर्तमान में भी जो सबसे बड़ा संकट निकलकर सामने आया है वो यही है कि अब वृद्ध जो संख्या है 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ ये बिंदु थे। अब प्रमुख बात हम ये देखते हैं कि जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसके गिरने के क्या कारण है, जो कुल प्रजनन दर है ये क्यों कम हो रही है, इसके पीछे कारण है महिला शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि। महिला शिक्षा व साक्षरता में वृद्धि, जैसे जैसे शिक्षा साक्षरता में सुधार हो रहा है, महिला की शिक्षा में वृद्धि आ रही है, वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे महिलाएं अब क्या हो रही है, जागरूक हो रही हैं, महिलाएं समझदार हो रही हैं, अपने शरीर की ओर ध्यान दे रही हैं। साथ में साक्षरता में वृद्धि से वो इस ओर भी इस बात को भी समझती हैं कि बहुत अधिक बच्चे, उनकी शिक्षा, उनकी साक्षरता, उनका जीवन अधिक प्रभावित होता है। ऐसे में कम बच्चे हों और वो बेहतर जीवन स्तर को पाएं, इस ओर वो ध्यान दे रही हैं। तो महिला शिक्षा, स्वास्थ्य में वृद्धि इसका एक प्रमुख कारण है, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो रही है, गिर रही है। दूसरा, विवाह की उम्र बढ़ते जाना, विवाह की उम्र बढ़ना, एक ये भी, या आप कह सकते हैं ये भी एक कारण है। क्योंकि जैसे पहले 15, 16, 17, 18 वर्ष की आयु में महिलाओं की शादियां हो जाती थी या बच्चियों की शादी हो जाती थी। पहले ये भी देखा जाता था कि कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे पैदा होते थे। अब ये जो विवाह की उम्र है वो बढ़ती जा रही है। अब 25-30 तक महिलाओं की शादियां हो रही हैं। ऐसे में जो बच्चों की लगातार संख्या बढ़ रही थी, पैदा होने वाले जो बच्चे थे वो ज्यादा थे पहले, अब हो गए हैं वो कम। तो विवाह की उम्र बढ़ना भी एक इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है। तीसरा है करियर। अब लोग अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। साथ में जो आर्थिक स्वतंत्रता उन्हें मिली है, जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक अवसर, अब लोग करियर और आर्थिक अवसर की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे जो प्रजनन दर है उसमें गिरावट आ रही है। क्योंकि लोग अब करियर पर फोकस कर रहे हैं, आर्थिक अवसर उन्हें मिल रहे हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जा रहे हैं और लगातार महिलाओं के पास भी ये अवसर उपलब्ध हो गए हैं। तो अब महिलाएं जो प्रजनन दर में जितना पहले समय बिताती थी वो कम होता जा रहा है और अब इससे भी जनसंख्या में क्या गिरावट, या आप कह सकते हैं फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है। अब आप पूछेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट या फर्टिलिटी रेट का मतलब ध्यान रखिएगा कि महिला प्रति महिला अपने औसतन, या आप कह सकते हैं कि प्रति महिला अपने जीवन काल में, कौन से जीवन काल में, जब तक वह प्रजनन हो सकती है उसमें वह औसतन कितने बच्चे पैदा करती है, औसतन कितने बच्चे पैदा करती है, यह बताती है उसके प्रजनन दर को। ठीक है, तो और प्रति महिला जो उसके प्रजनन का पूरा ईयर है, साल है, उसमें वह औसतन कितने बच्चा पैदा करती है उसे कहा जाता है उसका प्रजनन दर। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट इसी से बाद में औसतन करके निकाला जाता है। जागरूकता, अगर इसके अलावा हमने देखा करियर आर्थिक अवसर जब ज्यादा मिल रहे हैं तो बच्चों की संख्या में कमी, या आप कह सकते हैं जनसंख्या में कमी देखने को मिली, टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई। इसका एक और कारण है जागरूकता। लोगों में अब समय के साथ जागरूकता फैल रही है। गर्भ निरोधक जो भी वस्तु हैं, आप कह सकते हैं इनका उपयोग बढ़ रहा है। इनका उपयोग, क्योंकि पहले लोगों में अशिक्षा थी तो इनका उपयोग बहुत कम था। इसके अलावा ना तो लोगों में जागरूकता थी और ना ही परिवार नियोजन तक पहुंच थी। ठीक है, तो अब परिवार नियोजन तक लोगों की पहुंच भी बढ़ी है। इस वजह से भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका एक और कारण बताया जा रहा है आर्थिक विकास। ऐसा देखा जा रहा है कि जहां आर्थिक विकास अधिक होता है वहां पर कम जन्म दर देखने को मिलती है। जिन जिन देशों में आर्थिक विकास बेहतर हुआ है वहां पर कम जन्म दर देखने को मिला है। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक विकास और जन्म दर क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। तो जहां आर्थिक विकास होगा वहां पर कम जन्म दर देखने को मिलेगा। और ये प्रमुख कारण मिलकर बताते हैं कि क्यों जो TFR है, हमारी कुल प्रजनन दर है, तो भारत में TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, इसमें गिरावट आ रही है। इसके प्रमुख कारण यही है। ठीक है, बात करें कुछ अंतर की।
जैसे कुछ अंतर ये बताते हैं, मतलब ये हर एक क्षेत्र के लिए लागू नहीं होते। अभी भी कुछ ऐसे अशिक्षित समूह है जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से भी अधिक है। तो जो अशिक्षित समूह वाला वर्ग है, अशिक्षित समूह वाला वर्ग है, वहां पर टोटल फर्टिलिटी 3 से भी अधिक है, 3 से भी अधिक बच्चे वहां पैदा हो रहे हैं। और जो शिक्षित समूह है वहां पर फर्टिलिटी रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो शिक्षित समूह पर फर्टिलिटी रेट कहाँ कहाँ तक आ गया है, 1 पॉइंट, अब देखिएगा 1.5 से 1.8 के बीच, 1.5 से 1.8 के बीच। तो अभी भी ये पूरे भारत में लागू नहीं, कुछ शिक्षित समूहों के बीच इसे देखना होगा। इसके अलावा भारत का जो अर्बन क्षेत्र है वहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो और कम हो गया है, जबकि जो रूरल एरिया है वहां पर फर्टिलिटी रेट अभी भी क्या है, ज्यादा है। ये हमने कुछ अंतर देखे। हमने रिप्लेसमेंट लेवल भी देखा फर्टिलिटी का, कि वह प्रजनन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनाए रखती है जनसंख्या को, ना तो जनसंख्या अधिक बढ़ती है ना ही कम होती है, उसे कहते हैं हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। यानी वह कुल प्रजनन दर जो किसी जनसंख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा राज्यों के संदर्भ में, कि भारत में ये रिपोर्ट क्या बताती है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो राज्य हैं उनमें भी अलग अलग फर्टिलिटी रेट देखने को मिला है। जैसे बात करते हैं केरल की, केरल की जो फर्टिलिटी रेट है वह काफी गिर गई है। कहाँ 1987-88 के आसपास, 87-89 में ही केरल अभी रिप्लेसमेंट लेवल पर था, 2.1 पर था, और आज टीएफआर इसका गिरकर लगभग 1.5 हो गया है। तो वर्तमान में केरल का टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, 1.5, जो अपने आप में बहुत कम मानी जा रही है। इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो फर्टिलिटी रेट है वह भी बीते कुछ समय में बहुत अधिक गिरी है। 2013 में इसकी फर्टिलिटी रेट से तुलना की गई है, तो 2013 की फर्टिलिटी रेट से 18% की गिरावट 2025 में देखने को मिली है। किसमें, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में जो टीएफआर है वह लगभग 1.3 है, जो दिल्ली से थोड़ी ही अधिक है। यानी दिल्ली में बताया जा रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट है आपको कई सारे सोर्सेस में 1.2 मिलेगा, इससे थोड़ी ही अधिक बताई जा रही है पश्चिम बंगाल की। तमिलनाडु में भी जो फर्टिलिटी रेट है वो लगभग पश्चिम बंगाल के बराबर बताई जा रही है, 1.3। तो भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमारी रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, उससे क्या है, कम है। और ये जो रिपोर्ट है इसी ओर इशारा करती है कि यदि यह टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम होती गई तो भारत में आने वाले समय में युवाओं की संख्या में कमी आएगी और वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी। ये कुछ हमने राज्यों के एग्जाम्पल देखे। बात कर लेते हैं कि नई चुनौती क्या है। नई चुनौती है बढ़ती जीवन प्रत्याशा, क्योंकि जैसे जैसे हमने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी, लोग अधिक उम्र तक जीने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो 60+ ईयर वाले लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई। अब यहाँ पर एक चुनौती ये सामने आती है, ये हमारे लिए चुनौती नहीं है कि हमने एक अच्छे बेहतर जीवन जीने वाले लोगों को आगे इनकी संख्या को बढ़ाया। चुनौती यह है कि अब घर में जो बच्चे पहले बुजुर्गों की सेवा करते थे, देखभाल करते थे, अब वो घर से बाहर जा रहे हैं रोजगार के अवसरों के लिए, पढ़ने के लिए, तो उनकी देखभाल अब यहाँ बाधित हो रही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में भारत में क्या हुआ है, सुधार। इस सुधार की वजह से जो 60+ ईयर वाले लोग हैं, 60% से अधिक आयु वाले लोग हैं, उनकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। और उनकी संख्या में बढ़ने से जो अब काम के लिए युवा बाहर जा रहे हैं, उन पर प्रेशर आ रहा है बुजुर्गों की देखभाल का। ठीक है, तो इसका एक ये रीजन जो बताया जा रहा है कि इसकी समस्या क्या है। मतलब हमने स्वास्थ्य सुधार तो कर लिया, अधिक लोग 60+ ईयर के हैं, जीवित हैं जो भारत में, लेकिन ये क्या, किस प्रकार की समस्या को जन्म दे रहे हैं कि अब बच्चे कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो समस्या क्या है, समस्या है इन बुजुर्गों की देखभाल। तो रिपोर्ट ने इस समस्या के समाधान की ओर भी इशारा दिया है। उसने कहा है कि हमें समाधान के रूप में क्या करना चाहिए, ओल्ड एज होम की बात की जा रही है, या आप इसे कैसे देख सकते हैं, एल्डरली डे केयर सेंटर। आप इसे कैसे देख सकते हैं, एल्डरली डे केयर सेंटर के रूप में, एल्डरली
डे केयर सेंटर, इन्हें खोलने की बात की जा रही है ताकि भविष्य में आने वाली इस समस्या से निजात पाई जा सके और जो बुजुर्ग हैं उनकी भी देखभाल बेहतर तरीके से हो सके। दूसरी बात की जा रही है सामाजिक सुधार की। जो सामाजिक सुधार है, सामाजिक सुरक्षा सुधार है, उन्हें लेकर भी सामाजिक सुरक्षा सुधार सरकार को नए नियम बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में जो संकट हमारे सामने निकल के आने वाला है, जो चुनौतियां भी हमें नजर आ रही हैं, हम उनके समाधान की ओर आगे बढ़ सकें। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दृष्टि ने अपना नया सेंटर रांची में खोला है, यानी अब धरती आबा की जगह पर ही रांची अपना दृष्टि अपना सेंटर खोल चुका है। रांची में नया बैच शुरू भी होने वाला है 2 दिसंबर से। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉल करें 8750187501 पर। अब बात कर लेते हैं IASP के परिचय के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसके सदस्य की बात करें तो लगभग 1100 जनसंख्या विशेषज्ञ और डेमोग्राफर इसमें अवेलेबल है और ये सभी जनसंख्या विशेषज्ञ मिलकर कई सारी रिपोर्ट्स निकालते हैं जो किससे संबंधित होते हैं, जनसंख्या से, स्वास्थ्य से, प्रजनन से और वृद्धावस्था जैसे टॉपिक पर। तो जो भी जनसंख्या से जुड़े हुए सुझाव हैं, स्वास्थ्य और प्रजनन से जुड़े हुए सुझाव हैं, वृद्धावस्था से आने वाली जो भी शोध और सलाह है, इन सभी के कार्य करता है IASP। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखना है कि इसके सहयोग में कौन कौन सी संस्थाएं साथ आती हैं। UNFPA, पॉपुलेशन काउंसिल, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये सभी आपस में सहयोग करके इन विषयों पर रिपोर्ट निकालती हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दृष्टि ने अपने स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि यह आपको कम कीमत में उपलब्ध होगा, यानी इसकी फीस होगी मात्र 24,999 रुपए में। तो जो भी अब IAS की तैयारी करना चाहता है घर बैठकर, या आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ही ये सारी सुविधा ले पाए, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल पाए, तो अब दृष्टि ने आपके लिए एक बेहतर विकल्प ला दिया है। वो है GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। घर बैठे आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात है कि इस कोर्स की खास बात क्या है। इस कोर्स की खास बात यह है कि यह आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा। इसमें 14 माह में संपूर्ण कोर्स को कवर किया जाएगा। साथ में इसमें 1250 प्लस घंटे की कक्षाएं होंगी जो स्टूडियो से लाइव होंगी। इसकी वैधता 18 माह की होगी, जिसे बढ़ाने का विकल्प भी आपके पास मौजूद होगा। लेक्चर के दौरान जो भी बोर्ड पर लिखा है वो कंटेंट भी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। इसकी और खास बात ये है कि आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा। साथ में कुछ प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे और 18 क्लास टेस्ट भी आप दे पाएंगे। देखिए, करंट अफेयर का PDF तो हर कोई चाहता है, तो इसमें इस कोर्स में आपको एक और बात यह है कि करंट अफेयर की मासिक PDF का संग्रह भी मिलेगा। तो यदि आप भी घर बैठकर IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि के इस नए कोर्स है, इसका लाभ उठाइए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विशेष ऑफर ध्यान रखिएगा आपके लिए है क्योंकि 24,999 रुपए में है। एक और खास बात यह है इसकी कि आप इसे इंस्टॉलमेंट के साथ भी ले सकते हैं। तो जल्दी से कॉल करिए 8750187501 पर और जल्दी से इस पर एडमिशन ले लीजिए क्योंकि एडमिशन आरंभ है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 1.3 है, जो देश में सबसे कम में से एक है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पढ़ते रहिए और जल्दी से एडमिशन ले लीजिए यदि आप करना चाहते हैं IAS की तैयारी, वो भी घर बैठे स्टूडियो के माध्यम से। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।